Hello students, welcome back to the YouTube channel of ZA Academy. This is your mentor Abdul Ahad and today I am here again in front of you and brought to you the second chapter as promised, the control and coordination. आज के इस लेक्चर में जैसा कि आप लोग थंबनेल से जान रहे हैं और मैंने पिछली वीडियो में भी प्रॉमिस किया था कि 50 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आपके कंप्लीटली होने वाले हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से ही खाली क्यों करवा रहा हूं मैं, वो इस वजह से क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। इसी वजह से अक्सर होता है कि आपने फला जगह के नोट्स पढ़े, इस जगह के नोट्स पढ़े, ये पढ़े, वो पढ़े, बेसिक एनसीईआरटी आपसे छूट जाती है। तो वो चीज अगर आपसे छूट गई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पूरे एनसीईआरटी से में से निकाल करके मैं आपके लिए ये 50 एमसीक्यूज लेकर के आ रहा हूं हर एक चैप्टर से। कल हम लोगों ने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस के बारे में, उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे। 50 कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकल के आए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है उससे हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बोर्ड्स के लिए भी तैयारी कर चुके हैं, आपने एंट्रेंस की भी बहुत सारी तैयारी कर ली है, बहुत कुछ पढ़ चुके हैं आप। अब ये एक तरीके से आपका रिकैप, ये रिवीजन चल रहा है। तो आइए चेक करिए मेरे साथ कि कितना पोर्शन इस तरीके से आपका ऐसा है जो कि पूरी तरीके से तैयार हो गया है और कौन सा ऐसा पोर्शन है जिसको आपको थोड़ा सा जो है वो फोकस अभी भी करने की जरूरत है। ओके, सो बिना किसी देर के आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहां पे ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स अ साइनैप्स। तो साइनैप्स के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, साइनैप्स बच्चों क्या होता है। इस तरीके से जो आपका न्यूरॉन होता है और ये न्यूरॉन की नर्व एंडिंग होती है, इसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन आपका जो है वो स्टार्ट हो जाता है बेटा यहां से इस तरीके से, और इन दोनों न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है दैट पर्टिकुलर गैप इज कॉल्ड एज साइनैप्स। और इस साइनैप्स के अंदर जो ट्रांसफर होता है वो किस तरीके से होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स यहां से रिलीज होते हैं, केमिकल फॉर्म में होता है न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि एसिटाइलकोलिन वगैरह का एग्जांपल मैं कई बार तवा देता हूं। तो आई होप कि आपको ये चीज याद हो गया। आइए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है, अ जंक्शन बिटवीन टू मसल्स। नहीं सर, मसल्स के बीच का जंक्शन नहीं होता है। अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स वेयर केमिकल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड। बिल्कुल सही बात है सर, ये वही गैप होता है जो कि दो न्यूरॉन्स के बीच में होता है, और जो सिग्नल्स का ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, केमिकल्स के फॉर्म में होता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे, द पार्ट ऑफ न्यूरॉन दैट कैरीज इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से दूर लेकर के जाता है वो पार्ट कौन सा होता है। दोबारा से न्यूरॉन का डायग्राम हम लोग देखते हैं। एक रफ सा डायग्राम बनाया है मैंने। ये आपका न्यूरॉन हो गया, यहां पर आपके डेंड्राइट्स आ प्रेजेंट, ये आपका बीच में सेल बॉडी होता है और यहां पे एक्सॉन होता है ये वाला पार्ट। तो सेल बॉडी से दूर लेकर के जा रहा है तो ये क्या होना चाहिए, एक्सॉन होना चाहिए बेटा। ऑप्शन में हमने देखा एक्सॉन बिल्कुल इस तरीके से मौजूद है। तो ये तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जब डायग्राम से या बिल्कुल कंसेप्ट से क्वेश्चन आ रहा है, आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन देखना ही नहीं है, ऑप्शन आपने छुपा लेने हैं। क्वेश्चन पढ़ा आपने, अपने आप आंसर आ गया, आपके पास एक्सॉन आंसर आ गया। अब क्या हुआ, अब आपने एक्सॉन को ऑप्शन में ढूंढा, एक्सॉन मिला, खट से लगा दिया। ये तरीका होता है टाइम सेव करने का। अब क्या होता है, अगर आप ऑप्शन पढ़ लेते हैं साथ ही साथ, अब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। अरे यार, कहीं माइलिन शीथ भी पढ़ी थी, नोड ऑफ रेनवियर भी वहीं पर पढ़ा हुआ था, एक्सॉन के आसपास ही होता है, बिल्कुल होता है। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। सो द बेस्ट वे to solve these kind of questions that are directly from the diagrams or directly from the concept is that कि पहले आप फौरन ऑप्शंस को छुपा लें और फिर उसका सोल्यूशन खुद ही दिमाग में सोचें, फिर उसके बाद ऑप्शन को तलाश करें, ऑप्शन में उस आंसर को तलाश करें। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस and you understood this. Let's move forward for the next one. Question number 3 क्या कह रहा है, in a reflex arc। सबसे पहले जानते हैं रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। रिफ्लेक्स आर्क को जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था मार्शल हॉल। उन्होंने सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में बताया आपको। और ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, फॉर एग्जांपल कभी भी कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला, कोई कांटा चुभ गया या कोई गर्म चीज पे हाथ लग जाता है तो फौरन आप हाथ हटा लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, दिस पर्टिकुलर एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन दैट हैज बीन कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। अब होता क्या है कि गर्म चीज पे इस तरीके से स्टिमुलस यहां पे मिला, स्किन के अंदर थर्मोरिसेप्टर्स हैं, यहां पर क्या हुआ भैया, सिग्नल मिला, ये सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर के फौरन सिग्नल जाते हैं और कहां पहुंचते हैं, स्पाइनल कॉर्ड।
स्पाइनल कॉर्ड में रिले न्यूरॉन उसको चेंज करता है और मोटर न्यूरॉन के पास फौरन सिग्नल लेकर के मोटर न्यूरॉन वापस आते हैं, इफेक्टर मसल पे काम करते हैं और ये हाथ आप फौरन हटा लेते हैं। ठीक है, और ये जो जलने का सेंसेशन है, ये सेंसेशन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन के पास चला जाता है, इसीलिए आपको याद रहता है कि भैया जब जला था तो इतनी तकलीफ हुई थी। ओके, तो आइए देखते हैं कि क्या पूछ रहा है, कह रहे करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। तो रिसेप्टर सबसे पहले रिसीव करेगा, बिल्कुल ये वाला ऑप्शन पहले ही कट गया, रिसीव करेगा, और कौन से सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर के जाते हैं, तो मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, ये दोनों ही कट गया। तो करेक्ट आंसर, आगे पढ़ने की हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे क्या है, रिसेप्टर के बाद डायरेक्ट सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो सिग्नल्स को लेकर के जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड के बाद वो मोटर न्यूरॉन में आएगा और ये इफेक्टर सेल पे जो है वो इफेक्टर मसल्स पे काम करेगा और आप इस तरीके से हाथ हटा लेते हैं। ओके, द करेक्ट आंसर इज बी। आइए बच्चों आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर से रिफ्लेक्स आर्क से है, कह रहे हैं कि ये रिफ्लेक्स आर्क आर फॉर्म्ड प्राइमरीली, अभी पिछले ही स्लाइड में मैंने आपका आंसर दे दिया कि ये कौन कंट्रोल करता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड इज गोइंग टू कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन। या फिर रिफ्लेक्स आर्क कहां पर बनता है, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए से। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। Question number 5 that states which part of brain is responsible for maintaining posture and balance of the body। तो पोस्चर एंड बैलेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा वो आपका सेरिबेलम होता है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये आप किस तरीके से सर आप डांस कर रहे हैं, आप इस तरीके से मूव कर रहे हैं, कि खड़े हुए हैं, कि ऐसे करके बैठे हैं, कि ऐसे करके सीधे बैठे हैं, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम के बारे में एक और खास बात बताएं कि सेरिबेलम का शेप कुछ इस तरीके से ऐसे करके होता है, इसी वजह से सेरिबेलम को एक टाइटल भी दिया जाता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्री ऑफ लाइफ। ओके, और खास चीज क्या होती है, इसका शेप कैसा है, गोल सा इस तरीके से ओवल है, अंडे की तरह, एग शेप्ड का होता है ये भी सवाल पूछा गया है कि विच ऑर्गन विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज लाइक एग शेप्ड। ठीक है ना, एग शेप्ड कौन सा पार्ट होता है, तो वो सेरिबेलम ही होता है। तो ये सेरिबेलम के बारे में आपको पता चल गया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट्स दैट इनवॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस क्या होते हैं, यानी कि वो एक्शंस जिनको हम अपने खुद अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दीज एक्शंस आर कॉल्ड एज इनवॉलंटरी एक्शंस। जैसे कि ब्लड प्रेशर है, सलाइवेशन है, वॉमिटिंग है, ये कौन कंट्रोल करता है बेटा, तो इनवॉलंटरी एक्शंस जितने भी होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, इट हैज बीन कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, जो कि किस चीज का पार्ट है, हिंड ब्रेन का पार्ट है। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं बेटा, एक पॉन्स हो जाता है आपका, दूसरा आपने मेडुला के बारे में पढ़ ही लिया, और तीसरा पार्ट आपका जो होता है वो क्या होता है, यही आपका जो पोस्टर बयान कर रहा था, सेरिबेलम जो होता है बेटा। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं आपके हिंड ब्रेन के। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 दैट स्टेट्स द फोरब्रेन एरिया एसोसिएटेड विद द सेंसेशन ऑफ हंगर। थोड़ी देर बाद भूख लग जाती है, पढ़ाई कर रहे हैं सर भूख लग गई, कैसे भूख लग गई, कौन इस चीज को कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन का कौन सा पार्ट, ब्रेन में भी आसान कर दिया कि फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट, सर ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। अपने आप 50-50% पे आ गए आप सॉरी, ये सारे क्या हैं, दीज आर दी फंक्शंस दैट हैज बीन कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हंगर कौन कंट्रोल करता है बेटा, हाइपोथैलेमस। ऑल्फैक्टरी लोब किस चीज के लिए होता है, इसके अंदर सेंसेशन ऑफ स्मेल होता है, यानी कि आपको स्मेल पता चलती है कि किस तरीके की कौन सी स्मेल है, किस के जरिए से, ऑल्फैक्टरी लोब के जरिए से। तो इस तरीके से दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या रिसीव करता है, तो गस्टेटरी रिसेप्टर क्या रिसीव करता है बेटा, आपका टेस्ट के लिए होता है। यहां पे और भी बता दें, यहां पर लाइट के लिए क्या होता है बेटा, यहां पे आपके लिए फोटो रिसेप्टर होता है। ठीक है, फोटो लाइट से आ जाता है, फोटो रिसेप्टर्स आर फॉर लाइट। साउंड के लिए आपके लिए क्या होता है, यहाँ पे यू हैव फोनो रिसेप्टर। ठीक है, सुनने के लिए फोनो रिसेप्टर्स आपके पास होते हैं, जिनका एग्जांपल ईयर्स है, इसका एग्जांपल आईज हो जाएगा, इसका टंग हो जाएगा। स्मेल के लिए अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा, क्या कहते हैं सर इसको, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, यानी कि नोज आर देयर। ठीक है, तो दीज आर 4 सेंसेस। एक 5वां सेंस जो होता है वो टच होता है आपका, और टच के बारे में कौन सा रिसेप्टर होता है बेटा, दिस इज दी थिग्मो रिसेप्टर। ओके, तो ये सारे रिसेप्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। 5 सेंसेस होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, 5 रिसीव करते हैं। कहां पे रिसीव होते हैं, क्या क्या नाम होता है उनका, नाउ यू नो दैट। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन अ रिफ्लेक्स एक्शन। सर ब्रेन का क्या काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन में, पहली स्लाइड के पहले क्वेश्चन में अभी समझाया मैंने, क्या
रिफ्लेक्स एक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? इट इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। बट वो सेंसेशन जो होता है, वो जला कैसे, किस तरीके से वो याद रहता है आपको, वो ब्रेन में पहुंच जाता है। सवाल मेरा ये नहीं रहेगा ब्रेन में किस पार्ट में ब्रेन के जाता है, ये बताइए आप। ब्रेन के, इतना मैं हिंट दे दे रहा हूं, ब्रेन के किस पार्ट में जा रहा है? फोर ब्रेन के पार्ट में जाता है। फोर ब्रेन के भी आपको मैंने 3 पार्ट्स पढ़ाए थे, ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी लोब होता है, सेरिब्रम होता है, और लास्ट में आपके पास क्या होता है? डायंसेफिलन होता है, ठीक है। सेरिब्रम के फर्दर हमने आपको 4 पार्ट्स पढ़ाए थे, तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ब्रेन के पार्ट के, 4 ब्रेन के तीनों पार्ट के सेरिब्रम वाले किस लोब में जो है ये सेंसेशन आपका जाकर के स्टोर हो गया। ओके, आइए अब इसका आंसर देख लिया जाए। कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन रीचेस द ब्रेन बट रिस्पॉन्स इज कंप्लीटेड एट स्पाइनल कॉर्ड लेवल। बिल्कुल सही बात है सर, इंफॉर्मेशन रीच कर गई ब्रेन के पास और कंप्लीट कहां पर हो गया? स्पाइनल कॉर्ड ने उसको कंप्लीट कर दिया। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आई विल लुक इनटू द कमेंट बॉक्स फॉर योर आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 को देखा जाए, क्या कह रहा है? द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस के कितने पार्ट होते हैं? तो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स बेसिकली, सीएनएस और पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सीएनएस दूसरा पार्ट होता है, ठीक है ना। ये नर्वस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो दो पार्ट होते हैं, सीएनएस एंड पीएनएस। ये सीएनएस के अंदर 2 पार्ट होते हैं, यानी कि ब्रेन होता है सर, एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड यहां पर मौजूद होती है। पीएनएस की बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इसमें क्या होता है? वीएनएस यानी कि वॉलंटरी नर्वस सिस्टम होता है, और एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनॉमिक में फर्दर आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ये सारी चीजें आ जाती हैं, दैट आप लोगों को मालूम है, सारी चीजें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस करी थी। आइए आंसर देखिए। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट? सर, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड पेरिफेरल नहीं, स्पाइनल कॉर्ड, ऑटोनॉमिक, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इन द सेंसिटिव प्लांट्स लाइक मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका क्या है बेटा? ये टच मी नॉट प्लांट का बॉटनिकल नेम है, या छुई मुई का पौधा जिसको आप जानते हैं आम नाम से, ठीक है ना। उसके बारे में कह रहे हैं सेल मूव बाय व्हाट। ऑप्शन को देखते हैं, इसमें ऑप्शंस को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं? चेंजिंग प्रोटीन अरेंजमेंट इन एनिमल मसल। सर, प्लांट या एनिमल मसल की क्या बात हो गई? बहुत गलत बात कर रहे हैं। ग्रोथ इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ग्रोथ होती है सर, छूते ही स्टिमुलस देते ही मुरझा जाता है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम कॉजिंग स्वेलिंग और श्रिंकिंग। बिल्कुल सही बात है सर, अमाउंट ऑफ वाटर का चेंज होता है। कैसे चेंज होता है आइए जानते हैं। क्लास में बच्चे पूछ भी रहे थे टर्गर प्रेशर के रिगार्डिंग, तो आइए मैं आपको बताता हूं कि किसके जरिए से होता है ये चेंज। ये चेंज आता है आपका किस प्रेशर के जरिए से? टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर को जरा अच्छे से जानते हैं कि आखिर सर ये क्या बवाल चीज आ गई। तो सेल होता है बेटा, सेल के अंदर क्या है? बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर। इसके अंदर क्या भरा रहता है? लिक्विड भरा रहता है सर, जिसका नाम होता है सेल सैप। और ये सेल सैप जो है, जाहिर सी बात है, जब भरा हुआ है तो हर तरफ ये प्रेशर लगाता है इस तरीके से, ठीक है ना, इनके वॉल्स पे। तो ये क्या रहता है? ये इस तरीके से इंटैक्ट रहता है, टर्जिड रहता है, दब नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही आपने इसको टच किया, यहां से ये पानी लूज कर देता है और ये चीज पार्ट श्रिंक हो जाता है बेटा, और पत्तियां मुरझा जाती हैं। तो टर्गर प्रेशर वो लूज कर देता है अपना। तो सवाल आपसे ये भी हो सकता था कि वो कौन सा प्रेशर है जो कि प्लांट्स को टर्जिड बनाता है? सो दैट इज द टर्गर प्रेशर। और टच मी नॉट प्लांट में यानी कि मिमोसा प्यूडिका में यही चीज होती है। व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द स्टिमुलस, वो क्या होता है? वो अपना पानी लूज कर देता है। ओके, फिर एटमॉस्फेयर से और अगले वाले सेल से जो है वो रीगेन करके दोबारा से अपने शेप ले लेता है थोड़ी देर बाद। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ थिग्मोनास्टी बेटा। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर ट्रैकिंग द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट। आपने क्या देखा कि सनफ्लावर, सूरजमुखी का जो पौधा होता है, वो क्या करता है? जिधर सूरज यहां से निकला हुआ है तो वो इस तरीके से इसका मुंह रहता है। सूरज ऐसे आ गया, इसका मुंह ऐसे हो गया। सूरज इधर गया, इसका मुंह इसकी तरफ हो गया। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ सन को फॉलो करता रहता है, उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये किस चीज का एग्जाम्पल है। तो ये किस चीज का बेटा? ये ट्रॉपिज मूवमेंट है। ट्रॉपिज मूवमेंट क्या होते हैं? जो कि ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं और डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में होंगे। तो किसकी वजह से हो रहा है? सन की लाइट की वजह से हो रहा है। तो लाइट की वजह से तो फोटो आ गया, ट्रॉपिज मतलब डायरेक्शन मूवमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज फोटोट्रॉपिज्म। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।
Let's move forward for the next one. Question number 13. Question number 13 states in phototropism. अगला फिर से उसी से पूछ लिया है, कह रहा phototropism ऑक्सिन accumulates on the dash side of the shoot. ये जो phototropism होता है उसके अंदर ऑक्सिन का पार्टिसिपेशन होता है. आइए देखते हैं कैसे. फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्टिकुलर प्लांट है, ठीक है. अब ऑक्सिन के मॉलिक्यूल्स ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर तरफ, इस तरीके से आप देख सकते हो. दूसरा कलर में ले लेता हूं ताकि और अच्छे से नजर आए. इस तरीके से पूरे में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, ये ऑक्सिन के मॉलिक्यूल सारे में जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब यहाँ से इस तरीके से सूरज आया और ये सूरज की रोशनी ऐसे करके आ रही है बेटा. अब ये सूरज की रोशनी जब आई तो ये क्या हुआ, इस प्लांट्स में ये सारे के सारे ऑक्सिन एक तरफ इस तरीके से ऑपोजिट साइड में, यानी कि इधर से रोशनी आ रही है तो सर ऑपोजिट साइड में यानी शेडी रीजन में आ जाते हैं. ऑक्सिन की खास बात आपने क्या पढ़ी, ऑक्सिन क्या करता है, सेल का इलोंगेशन करता है. अब क्या हुआ भैया, इस तरफ तो है ही नहीं ऑक्सिन, इस तरफ है, तो ये क्या होता है, ये लंबा होता जाएगा, लंबा होता जाएगा, लंबा होता जाएगा, और ये वाले की हाइट उतनी है. एक तरफ से ये झुक जाता है और इस तरीके से ये वाली हाइट इसकी इतनी की इतनी ही रह जाती है. इसी वजह से इसका मूवमेंट टुवर्ड्स द लाइट हो जाता है. ओके, तो आइए सवाल देखते हैं क्या कह रहा है. फोटोट्रोपिज्म एक्यूमुलेट किधर हो जाता है ऑक्सिन, तो सर शेडी साइड में, जिस तरफ से धूप आ रही होती है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में ये जो है वो चला जाता है. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो. नहीं समझ में आया बेटा तो कोई बात नहीं, मुझसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं दोबारा इसको जो है वो अलग से वीडियो बना दूंगा. Let's move forward for the next one. Question number 14 states which plant hormone inhibits growth. Growth को inhibit कर रहा है सर, रोक रहा है, and causes wilting of leaves, यानी कि पेड़ों का पत्तियों का इस तरीके से मुड़ जाना, मुरझा जाना. ये किसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है. तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां पर ऑप्शन से अगर देखें, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, तीनों क्या होते हैं, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है. ये तीनों के तीनों हार्मोन क्या कर रहे हैं बेटा, ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हैं. ठीक है, और ये क्या होते हैं, एब्सिसिक एसिड, और एक और होता है इथाइलिन. ये दोनों क्या होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं. ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ये ग्रोथ को रोकते हैं. तो जाहिर सी बात है, इनहिबिट ग्रोथ में एक ही दे रखा है, तो यहीं पे आपका जो है वो आंसर आ गया. आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी. ऑल्दो विल्टिंग ऑफ लीव्स भी एब्सिसिक एसिड की वजह से होती है. ओके, एब्सिसिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेस हार्मोन. स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जब पानी की कमी होती है तो ये एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज कर देता है और पानी को बचा देता है अंडर स्ट्रेस कंडीशन. दैट्स व्हाई इट हैज बीन आल्सो टर्म्ड एज स्ट्रेस हार्मोन. या फिर आपको ये ABA लिखा हुआ भी मिलेगा. दिस इज अगेन एब्सिसिक एसिड, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट. ओके, let's move to the next one. Question number 15 states cytokinins are plant hormones that primarily. अब ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ना ही पड़ेगा कि साइटोकाइनिन के फीचर्स दे रखे हैं. तो आइए देखा जाए क्या रहा है. इनहिबिट सेल इलोंगेशन, रोकता है, रोकने की तो बात कहीं नहीं होती सर, इलोंगेशन की तो बात ही इससे नहीं होती है. मेनली क्या करता है, डिवीजन करता है. प्रोमोट सेल डिवीजन, बिल्कुल सही बात है, सेल डिवीजन कर रहा है. कंट्रोल स्टोमेटल ओपनिंग, सर ये भी सही बात है, स्टोमेटा को ओपन भी करता है. दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, सब कुछ आज तक ये भी सही लग रहा है. कॉजेस फ्रूट ड्रॉप, नहीं सर ये सब तो एब्सिसिक एसिड का काम है. ये सारे ही सही लग रहे हैं, या अगर देखा जाए तो ये दोनों सही लग रहे हैं. तो इसमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्या पूछ रहा है, प्राइमरीली मेन फंक्शन क्या हो रहा है इसका. तो मेन एक सिंगल हार्मोन ऐसा होता है दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेल डिवीजन. बाकी दोनों ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन क्या करते हैं बेटा, सेल इलोंगेशन करते हैं. ऑक्सिन एंड जिबरेलिन ये इकलौता हार्मोन भाई साहब ऐसा होता है जो कि सेल को डिवाइड करता है, सेल डिवीजन के जरिए से ग्रोथ करता है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ऐसे बड़े अच्छे सवाल होते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि भाई मुझे तो दो आंसर सही लग रहे हैं. ओके, सो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स. Let's move forward for the next one. I hope you understood this. Question number 16. The growth of pollen tube towards the ovule is an example of what? अब क्या होता है इसको जरा समझिए. आफ्टर पॉलिनेशन, यानी कि ये इस तरीके से कार्पल है, पोलन ग्रेन्स जो है मान लीजिए यहां से इस तरीके से आंसर से निकल करके ये पोलन ग्रेन आकर के यहां पर गिरे. अब ये पोलन ग्रेन क्या करते हैं बेटा, पोलन ट्यूब बनाते हैं, और ये पोलन ट्यूब इस तरीके से रीच करता है कहां पर, यहां ओव्यूल प्रेजेंट है, इसके अंदर चला जाता है. तो ऐसा कैसे होता है बेटा, ओव्यूल के स्ट्रक्चर की अगर बात करें, आपको याद होगा कि मैंने आपको ये पढ़ाया था कि ओव्यूल के अंदर यहां पर तीन तरीके के सेल्स होते हैं. दीज सेल्स आर कॉल्ड एज एंटीपोडल सेल्स. ठीक है ना, ये एंटीपोडल्स कहलाते हैं. यहां पर एक फीमेल गैमीट होता है,
इस जगह पर दो और सेल्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। इनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज सिनर्जिड्स। यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, दिस इज द फीमेल गैमीट। इस जगह पर सिनर्जिड्स के पास बेटा क्या मौजूद होता है? ऐसे करके एक एपरेटस मौजूद होता है, दिस एपरेटस इज कॉल्ड एज फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या कहते हैं इसको? फिलीफॉर्म एपरेटस कहा जाता है। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है? कुछ केमिकल रिलीज करता है जो कि सिग्नल देता है इस ग्रोइंग पोलन ट्यूब को कि भाई साहब आपको इस तरीके से आना, क्योंकि उसकी आंखें तो होती नहीं है। तो यहां पर ये क्या है? केमिकल का ट्रोपिज्म हो रहा है, केमिकल के रिलीज होने की वजह से एक ग्रोथ मूवमेंट हो रही है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। आई होप आपको ये चीज जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा ये। Okay, let's move to the next question. Question number 17. It states, in the tendril of a pea plant touching support, the part in contact with the support is going to happen what? Again, option पढ़ने वाला है। टेंड्रिल इस तरीके से घूमती हुई चली जाती है, और क्या होता है बेटा? जो सपोर्ट में वाला पार्ट होता है, जो टच कर रहा होता है, वो उतना ग्रो नहीं करता है जितना बाहर की तरफ जो कांटेक्ट में नहीं होता है, वो ज्यादा ग्रो करके ऐसे ऐसे साइड में टेंड्रिल्स जो है वो चली जाती हैं। तो आइए सवाल पढ़ते हैं दोबारा से, फिर ऑप्शंस को देखेंगे। इन द टेंड्रिल पी प्लांट टचिंग सपोर्ट, द प्लांट इन कॉन्टैक्ट विद द सपोर्ट, कॉन्टैक्ट वाले पार्ट से पूछ रहे हैं, ग्रो फास्टर देन द पार्ट अवे? नहीं सर, फास्टर नहीं, स्लो करता है। डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट अवे फ्रॉम द सपोर्ट। बिल्कुल सही बात है सर, उतनी स्पीड से नहीं, उतनी पेस से ग्रो कर पाता है जितना जो है वो बाहर वाला नॉन कॉन्टैक्ट वाला पार्ट जो है वो ग्रो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थिग्मोट्रोपिज्म से क्वेश्चन था। नेक्स्ट टॉपिक, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। ऑक्सिन सर प्लांट हार्मोन है, जिब्रेलिन प्लांट हार्मोन है, एड्रेनलिन सर इंसानों के अंदर होता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। द करेक्ट आंसर इज एड्रेनलिन। साइटोकाइनिन इज अगेन प्लांट हार्मोन, so the correct answer is adrenaline. Okay, let's move forward for the next one. Next question आपके पास क्या आ रहा है? Question number 19. Question number 19 states, roots growing downwards in response to gravity is called what? Gravity के लिए geotropism आ गया, towards the gravity आ रहा है तो positive geotropism हो गया. So the correct answer is positive geotropism. I hope you understand this. Next is question number 20. Question number 20 आपसे क्या कह रहा है कि after an electrical impulse is generated at the dendritic tip, the next event is what? डायग्राम से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है कि यहां पर ये डेंड्राइट्स मौजूद हैं सर, और ये डेंड्राइट्स के पास क्या होता है, ये सिग्नल्स को रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, और इन केमिकल को जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स में. तो इसके बाद क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को भेजते हैं साइटोन के पास, और यहां से ये साइटोन से एक्सॉन में ट्रांसफर होते हुए नर्व एंडिंग से होते हुए अगले आगे बढ़ जाता है. तो वही चीज पूछ रहे हैं, क्या हो रहा है, रिलीज ऑफ केमिकल्स एट द एक्सॉन एंड? नहीं सर, फौरन नहीं होता है. इंपल्स ट्रैवल टू सेल बॉडी देन अलोंग द एक्सॉन. बिल्कुल सही बात है, ये इंपल्स सेल बॉडी पे आएगा और वो एक्सॉन से आगे बढ़ जाएगा. बी इज द करेक्ट आंसर. केमिकल क्रॉस द साइनैप्स नहीं, इंपल्स ट्रैवल डायरेक्टली नहीं. ठीक है, आई होप यू गेट दैट. आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या पूछ रहा है, एड्रेनलिन के बारे में पूछ रहा है कि ये एड्रेनलिन जो हार्मोन है वो कहां से रिलीज होता है. तो बेटा एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज होता है. एड्रेनल ग्लैंड कहां प्रेजेंट होते हैं सर, आपके जो है ये किडनीज होते हैं, किडनीज के ऊपर ये एड्रेनल प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स. एड्रेनल ग्लैंड्स दो तरीके के पार्ट होते हैं इसके अंदर. ये एड्रेनल को मैं बता रहा हूं, बाहर की तरफ वाला पार्ट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज एड्रेनल कॉर्टेक्स. अंदर वाला पार्ट इज कॉल्ड एज एड्रेनल मेडुला. ठीक है, मेडुला वाला जो पार्ट होता है ये आपका रिलीज करता है एड्रेनलिन, और अंदर वाला जो बाहर वाला जो पार्ट है कॉर्टेक्स, ये तीन तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस करता है. कौन कौन से? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेकेंड मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ये रिलीज करता है मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा ये रिलीज करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. Okay, so these three kinds of hormone has been released from the cortex and one is from the medulla. कौन सा? एड्रेनलिन, that is fight and flight hormone.
थायराइड ग्लैंड क्या करता है सर, यहाँ पे और ग्लैंड्स के बारे में आपको बता दूं, थायराइड दो तरीके के हार्मोन रिलीज करता है। एक तो आपको बचपन से पता है सर, थायरोक्सिन करता है, ठीक है ना। कौन सा रिलीज कर रहा है सर, थायरोक्सिन रिलीज कर रहा है। दूसरा कौन सा करता है, कैल्सिटोनिन करता है। कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या होता है सर, ये ब्लड में पोटेशियम और फास्फोरस एंड पोटेशियम का लेवल जो होता है वो डिक्रीज करता है। इसके एंटागोनिस्टिकली आपका पैराथॉर्मोन काम करता है जो इन लेवल को बढ़ाता है। पिट्यूटरी आपको मैंने पढ़ाया था 9 हार्मोन रिलीज करते हैं, 3 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था। एंटीरियर पिट्यूटरी आगे वाला पार्ट कितने, 6 हार्मोन, इंटरमीडिएट पिट्यूटरी बीच वाला पार्ट 1 हार्मोन, पीछे वाला पिट्यूटरी कौन सा होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 हार्मोन। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में मैंने आपको खास तौर से बताया था कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी की खास बात है कि उसके जो हार्मोन्स हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है, बेसिकली हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो स्टोर कहां पर होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होते हैं। इसी वजह से पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन आर आल्सो कॉल्ड एज न्यूरो हार्मोन्स। ओके, तो ये छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पैंक्रियास क्या, इंसुलिन एंड ग्लूकागन को रिलीज करता है, ठीक है। पैंक्रियास के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, जिन सेल्स का नाम, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या नाम होता है बेटा, आइल्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। इसके अंदर 2 सेल्स मौजूद होते हैं, एक अल्फा सेल प्रेजेंट होते हैं, एक बीटा सेल प्रेजेंट होते हैं। अल्फा सेल आपका इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और बीटा सेल आपका ग्लूकागन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, ब्लड का जो शुगर लेवल है उसको ये लोग मेंटेन करते हैं। तो ये सारे हार्मोन्स मैंने आपको बता दिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी पिछली वाली। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछते हैं कि व्हेन एड्रेनालिन इज सिक्रीटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर, इनमें से कौन सी चीज नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आइए देखते हैं। कह रहे हैं हार्ट बीट फास्टर, बिल्कुल सर हार्ट बीट बढ़ जाती है। ब्रीदिंग रेट बिल्कुल इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो टू डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीजेस, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है लेकिन पर्टिकुलरली डाइजेस्टिव सिस्टम पे। आइए देखते हैं, थोड़ा सा शुभा है। ब्लड इज डाइवर्टेड टू स्केलेटल मसल्स, बिल्कुल सर ये भी होता था। अभी तो कुत्ता पीछे पड़ा था, हवा खराब हुई थी, भड़बड़ा करके भागे थे, ऐसा भागे थे कि जिंदगी में कभी इतनी तेज भागे ही नहीं थे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये तीनों ऑप्शन सही है, ये सर पूरा गड़बड़ लग रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, blood flow to the digestive system increases. Okay, so this is the correct answer. Let's move to the next one. Question number 23 is going to talk about iodine is essential in our diet because it is required for the synthesis of which particular hormone. तो थायरोक्सिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि थायरोक्सिन के प्रोडक्शन के लिए क्या चीज चाहिए होती है, आयोडीन चाहिए होती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी में तो एडल्ट्स के अंदर क्या होता है बेटा, एक बीमारी हो जाती है जिसमें थायराइड ग्लैंड जो है वो एक साइड का स्वेल अप हो जाता है और ऐसे गर्दन जो है वो बिल्कुल बल्जिंग हो जाती है। उस बीमारी को हम जानते हैं किस नाम से, गॉइटर के नाम से जो है वो जाना जाता है। सिमिलरली अगर जो है किसी बच्चे के अंदर होता है, किसी छोटे से बच्चे के अंदर होता है, तो दैट डिजीज इज कॉल्ड एज क्रेटेनिज्म। क्रेटेनिज्म, ये बच्चा कैसा होता है, ये फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली रिटार्डेड रहता है, ठीक है। अगर आयोडीन की कमी हो जा रही है तो थायरोक्सिन नहीं बन पा रहा है और ये डिजीजेस से एसोसिएटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अ डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड। ग्रोथ हार्मोन अगर नहीं होता है तो बच्चा कैसा रह जाता है, ड्वार्फ रह जाता है, और उस बीमारी को हम क्या कहते हैं बेटा, ड्वार्फिज्म कहते हैं। क्रेटेनिज्म अभी हम लोगों ने देख लिया और गॉइटर भी अभी हम लोगों ने देख लिया। ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा अगर रिलीज हो जाता है तो बच्चा एबनॉर्मली बड़ा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज जाइगैंटिज्म। इसी तरीके से एक और डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्रोमेगली। एक्रोमेगली या मैगली, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप करें, ठीक है। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मली कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन बड़ा हो जाता है। कभी नॉर्मल बॉडी है, सर इतना बड़ा हो गया, कोई हाथ एकदम से बड़ा हो गया, तो दिस इज दैट पर्टिकुलर डिजीज। दिस इज अगेन द डिजीज कॉज्ड बाय द inappropriate level of growth hormone. Okay, let's move to the next question. We are almost halfway there. 25th question पे हम लोग कह रहे इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैंक्रियास, इट्स मेन फंक्शन इज टू डू व्हाट। अभी हम लोग पीछे पढ़ करके आए हैं सर, ब्लड के शुगर को क्या करती है, कंट्रोल करती है, कम करती है ब्लड के शुगर को, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। आइए मैं आपको बता दूं कि करती कैसे है, इसका कंसेप्ट भी समझ जाते हैं। ये देखिए, ये है सेल, ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा बेटा। अब ग्लूकोज जो है वो लेकर के आया आपका ब्लड कैपिलरीज ने ग्लूकोज को कहां पे डाल दिया, ये टिश्यू के अंदर डाल दिया। ग्लूकोज यहां पर मौजूद है, तो यहां पर जो है 2 दरबान बैठे रहते हैं इस दरवाजे पे। एक का नाम है इंसुलिन, इंसुलिन, दूसरे चाचू का नाम है ग्लूकागन।
तो ग्लूकागन और इंसुलिन दोनों ही पैंक्रियाज रिलीज करता है। ग्लूकागन क्या करता है, इसको इम्परमेबल बना देता है, इस सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को इम्परमेबल बना देता है ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज तुम अंदर नहीं आओगे, जब ग्लूकोज अंदर नहीं आ रहा है तो ब्लड में ही रह जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ग्लूकागन ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहा है या फिर स्टोर करने के काम आता है। ऐसा नहीं कि बुरा सामान है, ठीक है, क्या है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर दिया, बाद में इस्तेमाल हो जाएगा। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन इसको परमिट करता है, भाई साहब ग्लूकोज चाचू आप अंदर आ जाइए। इसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज अंदर आता है और फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ग्लाइकोलिसिस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रेब्स साइकिल होता है। तो ये इस तरीके से परमेबल बनाता है इंसुलिन किस चीज को, ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज अंदर चला गया यानी कि ब्लड के अंदर से निकल करके सेल के अंदर आ गया, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, ग्लूकोज का अमाउंट डिक्लाइन कर जाता है ब्लड के अंदर। सो दिस इज हाउ इंसुलिन एंड ग्लूकागन आर गोइंग टू कंट्रोल या रेगुलेट द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। आधे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, आधे और बाकी हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब फीडबैक रेगुलेशन ऑफ हॉर्मोन्स। हार्मोन का फीडबैक मैकेनिज्म यहां पर पूछ रहा है, तो कौन सा सही से डिफाइन कर रहा है, व्हेन ब्लड शुगर राइजेस इंसुलिन सिक्रीशन डिक्रीजेस। ब्लड का शुगर बढ़ रहा है तो इंसुलिन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए। सर ब्लड में शुगर बढ़ रहा है, आपने बताया इंसुलिन क्या करता है, ब्लड का शुगर कम कर देता है, तो इंसुलिन को बढ़ना चाहिए तभी तो ब्लड का शुगर कम होगा। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। व्हेन ब्लड शुगर राइजेस पैंक्रियाटिक सेल प्रोड्यूस मोर इंसुलिन, बिल्कुल ठीक बात है सर। हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड एट कांस्टेंट रेट्स, नहीं। फीडबैक ओनली अप्लाइज टू प्लांट हार्मोन, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 27, टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रीटेड बाय। सर बचपन से पढ़ते हुए इतना आसान सवाल, बिल्कुल बेटा आसान सवाल भी बहुत आसान से आ जाते हैं। एनसीईआरटी से उठ करके आ गया। टेस्टोस्टेरोन कौन रिलीज कर रहा है सर, टेस्टिस रिलीज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं एस्ट्रोजन जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। एस्ट्रोजन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेगुलेटिंग ब्लड शुगर। नहीं सर, इंसुलिन, अब तो याद हो चुका है। डेवलपमेंट ऑफ मेल, सर मेल नहीं, मेल के लिए तो टेस्टोस्टेरोन होता है, अभी बताया आपने। ऑप्शन अपने आप दो कट गए। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल सर यही रोल होता है। लास्ट ऑप्शन स्टिमुलेटिंग ग्रोथ, नहीं। ठीक है ना, ऑल ऑर्गन्स में नहीं, सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स में जो है ये, और वो भी किसमें, फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स में जो है वो एनलार्ज करते हैं, उनको डेवलपमेंट करते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, द हाइपोथैलेमस रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर व्हिच स्टिमुलेट्स व्हाट। अब हाइपोथैलेमस दो तरीके के हार्मोन रिलीज करता है, एक आरएफ रिलीज करता है और एक आईएफ, रिलीजिंग फैक्टर एंड इनहिबिटरी फैक्टर। आपने एक ग्लैंड पढ़ा जिस ग्लैंड को हम कहते हैं क्या, मास्टर ग्लैंड। ठीक है, मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। बिल्कुल सही, आप जानते हैं पिट्यूटरी को कहते हैं। लेकिन पिट्यूटरी के भी एक चाचा होते हैं जो इनके ऊपर बैठे रहते हैं और पिट्यूटरी से कनेक्टेड होते हैं। किस पार्ट से कनेक्टेड होते हैं, इस पार्ट को कहते हैं इनफंडीबुलम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, इनफंडीबुलम। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस कनेक्टेड होते हैं किस चीज से, इनफंडीबुलम से। तो हाइपोथैलेमस जो होते हैं ऊपर बैठे रहते हैं और इनको हम क्या कहते हैं, चीफ कमांडर कहा जाता है। चीफ कमांडर, चीफ कमांडर किसका बेटा, चीफ कमांडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर, क्योंकि ये जो मास्टर ग्लैंड है जो कि बाकी और ग्लैंड्स को कंट्रोल कर रहा है, ये क्या करता है, ये इनको हुक्म देता है। हाइपोथैलेमस इज गोइंग टू गिव ऑर्डर टू द मास्टर ग्लैंड by the process with the help of two hormones, releasing factor, रिलीज करो अब ये हार्मोन, इनहिबिटरी फैक्टर रोक दो अब ये हार्मोन। ठीक है, तो दो तरीके के हार्मोन ये रिलीज करता है, रिलीज करवाता है। आरएफ रिलीज हुआ तो मास्टर ग्लैंड के पास आरएफ आया, तो उसने क्या कर दिया, फॉर एग्जांपल ये है टीएसएच आरएफ रिलीज किया हाइपोथैलेमस में, ये पहुंचा कहां पर, पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी अब क्या करेगा, यानी कि टीएसएच का रिलीजिंग फैक्टर, तो टीएसएच को रिलीज कर लेगा। टीएसएच स्टैंड्स फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये टीएसएच जाकर के किस पे काम करेगा, ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा और थायराइड से थायरोक्सिन जो है वो रिलीज होने लगेगी। अब थायरोक्सिन का काम मान लीजिए खत्म हो गया, तो ये क्या करेगा, ये हाइपोथैलेमस अब रिलीज करेगा टीएसएच आईएफ, टीएसएच इनहिबिटरी फैक्टर। यहां पर पहुंचा तो इसने क्या कहा कि भाई रोक दो,
इसने टप से बनाना ये रोक दिया, जब ये रोक दिया तो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो रुक गया पिट्यूटरी से। ओके, तो ये इस तरीके से होता है। तो आइए सवाल को देखते हैं। कंसेप्ट तो मैंने समझा दिया। द हाइपोथैलेमस रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर व्हिच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि भाई आप अपना ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कीजिए। ओके, एंड दैट्स द रीजन this hypothalamus is called as the chief commander of endocrine glands. I hope you understood this. बहुत अच्छा सवाल था। Next is question number 30. Question number 30 क्या कह रहा है? The brain is protected by all of the following except ऑप्शन फिर से पढ़ने पड़ेंगे। एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, क्रेनियम बिल्कुल सर मौजूद होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बिल्कुल सर इसी में तो फ्लोट कर रहा होता है, मेनिंजेस बिल्कुल सर 3 मेनिंजेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं, आर्क मैटर, पाया मैटर और कौन सा होता है? आर्क मैटर होता है, आर्कनॉइड मैटर होता है, पाया मैटर होता है और तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तीसरी, ये चौथी चीज क्या है? साइनेप्टिक कवरिंग। तो साइनेप्टिक कवरिंग इज द इनकरेक्ट आंसर। तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन आपसे पूछा है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर, पाया मैटर और ड्यूरा मैटर, ये 3 मेनिंजेस होती हैं। याद आ गया, नहीं कमेंट करने की जरूरत है आपको। आई एम नॉट गोइंग टू डिपेंड अपॉन यू पीपल। ओके, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 31 की अगर बात करें बेटा, सो वी हैव ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट व्हाट। फिर से एक ऐसा ही सिंपल सा सवाल आ गया। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमें पता है कि सर क्या करता है? स्मेल को डिटेक्ट करता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी इस तरीके से एनसीईआरटी से जो है वो आ जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा बल्कि अब तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहना है? विच इज अ लिमिटेशन, लिमिटेशन मतलब कि कमी है किस चीज की? ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिशन इन द बॉडी। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स आर टू स्लो। बिल्कुल नहीं सर, बहुत फास्ट होते हैं। कितने फास्ट होते हैं सर? 100 मीटर पर सेकेंड। नर्व इंपल्स की स्पीड नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इलेक्ट्रिकल इंपल्स कैन ओनली रीच सेल्स कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यू। हाँ, ये एक दिक्कत है कि नर्वस टिश्यू से जो कनेक्टेड है वहीं तक पहुंच सकता है। ये ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स परसिस्ट कंटिन्यूअसली इन नर्व सेल्स। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कहाँ इस तरीके से करते हैं भाई? नर्व सेल से एक से निकलते हैं, फौरन केमिकल में कन्वर्ट होते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल केमिकल ये सारी चीजें होती रहती हैं। इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल थ्रू द ब्लड, बिल्कुल गलत बात है सर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। प्लांट हार्मोन से जिब्रेलिन हेल्प्स प्लांट बाय डूइंग व्हाट? इनहिबिट स्टेम ग्रोथ? नहीं सर, प्रमोट करता है। स्टेम ग्रोथ को ही तो बढ़ाता है। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? टिप को बढ़ा रहा है, शूट और रूट की टिप को। जिब्रेलिन क्या करता है? स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 स्टेट्स दैट इन अ न्यूरॉन, न्यूरॉन मतलब कि नर्व सेल, द केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन इज रिलीज्ड एट व्हाट? यानी कि दोबारा से सर हम लोग डायग्राम देखते हैं और इस तरीके से यहाँ पे नर्व एंडिंग ऐसे करके होती है। तो यहां से जो डेंड्राइट से रिसीव होते हैं सिग्नल, सेल बॉडी पे आते हैं, एक्सॉन से ट्रांसफर होते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है कि आगे की तरफ जब बढ़ रहा है तो कहां से ट्रांसफर हो रहा है? तो सर जाहिर सी बात है ये एक्सॉन का जो एंड है यहां से ट्रांसफर होते हुए चले जाते हैं। सो एक्सॉन एंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, आइए आपको ये भी बता दें कि ये क्या चीजें होती है। डेंड्राइटिक टिप समझ गए, सेल बॉडी समझ गए, एक्सॉन समझ गए, नोड ऑफ रेनवियर क्या होता है इसी में ये भी समझा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है? कुछ एक्सॉन्स जो होते हैं, एक्सॉन के ऊपर एक लेयर लगी होती है एक्सोलेमा की। उस एक्सोलेमा के भी ऊपर कुछ एक्सॉन के ऊपर ऐसे करके कवरिंग मौजूद होती है। दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। क्या कहते हैं बेटा इसको? माइलिन शीथ कहते हैं। ये आइसोलेट करता है ताकि कोई भी आयन वगैरह जो है वो लीक ना कर जाए। लेकिन कभी कभार कंसेंट्रेशन को मैच करने के लिए आयन को लीक करना आना यानी कि निकालना भी जरूरत पड़ता है, जिसके लिए कुछ गैप प्रेजेंट होते हैं। माइलिन शीथ कंटिन्यूअस नहीं होती है, कुछ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। दीज नोड्स आर कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनवियर। एक सवाल आपसे 11th इंटर से पूछा गया था, वो ये पूछा गया था पीवाईक्यूज, अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि माइलिन शीथ जो है वो कौन से सेल्स रिलीज करते हैं। तो उन सेल्स का नाम है बेटा श्वान सेल्स। ठीक है, श्वान सेल्स जो है वो रिलीज करते हैं माइलिन शीथ। ओके,
नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज्ड फॉर व्हाट? यानी कि फोर ब्रेन के अंदर इतने जो एरियाज होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा सर, और फैक्टरी लोब होता है, फिर सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम के अंदर अलग अलग लोब्स होते हैं कि फ्रंटल लोब है तो पैरिएटल लोब है तो टेम्पोरल लोब है, और अलग अलग इतने सारे ढेर सारे डायंसेफेलन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सारे क्यों हैं? ताकि ये सारे के सारे सेंसेस जो है, हियरिंग है, स्मेल है, साइट है, और जितने भी अलग अलग सेंसेस हैं अलग अलग रिसीव हो, मिल करके एक साथ जो है वो दिक्कत ना हो। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 35 का बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट डज इट आस्क? अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट अ सर्टेन लेवल बाउंड मोस्टली लाइक डिस्टर्ब व्हाट? फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पे चोट लग जाए किसी भी जगह पे, तो क्या होता है? बेसिकली क्या होता है बेटा कि उसके नीचे वाला पार्ट जो होता है, ठीक है ना, सिग्नल्स फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स बिलो द इंजरी बोथ टू एंड फ्रो फ्रॉम द ब्रेन आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। क्या हो जाएगा? ये सिग्नल्स यहां से जो है वो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं अगर स्पाइनल कॉर्ड में इस तरीके से चोट लग गई। सो द करेक्ट आंसर इज सी। अच्छा भाई, नेक्स्ट आगे चला जाए। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि सेंसिटिव प्लांट मूवमेंट डिफर्स फ्रॉम फोटोट्रोपिज्म, यानी कि ट्रोपिज्म और नास्टिक मूवमेंट में फर्क पूछा गया है। ट्रोपिज्म क्या होते हैं सर? ग्रोथ डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। जस्ट अपोजिट नास्टिक मूवमेंट होते हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट होते हैं। और कैसे होते हैं सर? ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। तो आइए देखा जाए ऑप्शन। कह रहे हैं सेंसिटिव प्लांट मूवमेंट इन्वॉल्व ग्रोथ, नहीं, ये ग्रोथ होती नहीं सर, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं। सेंसिटिव प्लांट मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, फोटोट्रोपिज्म इज ड्यू टू ग्रोथ। बिल्कुल ठीक बात है, आगे के ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। वैसे बोथ इन्वॉल्व नहीं, बिल्कुल नहीं। फोटोट्रोपिज्म इन्वॉल्व वाटर चेंजेस, नहीं, बिल्कुल नहीं, हर चीज में नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? थायरोक्सिन क्या रेगुलेट कर रहा है? तो थायरोक्सिन का काम क्या होता है बेटा? कार्ब्स है, प्रोटीन्स है, फैट है, इन सब के मेटाबॉलिज्म को और एक बैलेंस ग्रोथ को जो है ये रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन। इसी वजह से क्रेटिनिज्म में जो है वो बच्चा फिजिकली, मेंटली और सेक्सुअली रिटार्ड रह जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आस्क यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यहाँ पे तीन तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, पहले मैं आपको ये समझा दूं। दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और तीसरा होता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड या फिर हेट्रोक्राइन ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड एज मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ये ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जिनके पास क्या होती है? डक्ट होती है सर। यूजुअली ये जूसेस रिलीज करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह रिलीज कर देंगे, बाइल जूस रिलीज कर देंगे। ये क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। ये कैसे होते हैं सर? ये डक्टेस ग्लैंड होते हैं और ये क्या रिलीज करते हैं? दे आर गोइंग टू रिलीज दी हॉर्मोन्स। ये फिर आते हैं तीसरे आपके हेट्रोक्राइन या फिर मिक्स ग्लैंड। ये क्या होते हैं? ये दोनों काम करते हैं, यानी कि एक्सोक्राइन भी होंगे और एंडोक्राइन भी होंगे। जूसेस भी बनाएंगे और क्या करेंगे? ये हार्मोन्स भी बनाते हैं, जैसे कि पैंक्रियाज है, टेस्टिस है, ओवरीज है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सेट आपको एग्जांपल दे रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड का। आइए देखा जाए, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। नहीं सर, दोनों के पास डक्ट होती है, दोनों के पास डक्ट होती है, इसका मतलब दोनों क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रेनल, बिल्कुल ठीक बात है सर, ये एंडोक्राइन के एग्जांपल है, इससे प्रोजेक्ट हार्मोन रिलीज करते हैं। पैंक्रियाज एंड गोनाड्स, ये क्या है? ये हेट्रोक्राइन यानी कि मिक्स ग्लैंड है। टीयर ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड, अगेन एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो करेक्ट आंसर इज बी। आइए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। वॉलंटरी एक्शंस, ऐसे एक्शन जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, सच एज राइटिंग एंड टॉकिंग, आर अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो इसको कौन पार्ट कंट्रोल करता है? जितने भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है बेटा? आपका सेरिब्रम इज गोइंग टू कंट्रोल। सेरिब्रम में एक मेन लोब होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रंटल लोब। वो सारी इंटेलिजेंस उसी के अंदर होती है, यही जाकर के कंट्रोल करेगा आपको। ओके, let's move forward to the next one without any delay. Question number 41, which hormone causes shoot to bend towards light? सर अभी तो आपने पढ़ा था, कौन सा है? सिंपल है, ऑक्सिन है सर। शेडी एरिया में जाता है, वो घूम जाता है, पूरी कहानी अभी हम लोगों ने पढ़ी थी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 अगेन फ्रॉम प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स डिफर फ्रॉम एनिमल हार्मोन्स इन दैट दे आर। अच्छा सवाल पूछ रहा है, लैंग्वेज का थोड़ा सा इस्तेमाल है, देखते हैं कि प्लांट हार्मोन्स डिफरेंट है किससे? एनिमल हार्मोन्स में। किस तरीके से? इन दैट दे आर व्हाट? प्लांट हार्मोन्स के बारे में पूछ रहा है कि प्लांट हार्मोन डिफर, समझिएगा लैंग्वेज को समझिए।
प्लांट हॉर्मोन्स डिफर फ्रॉम एनिमल हॉर्मोन्स इन दैट दे आर, यहां पर दे अगर आपने एनिमल हार्मोन सोच लिया तो ये गलत हो जाएगा सवाल ही। प्लांट हार्मोन्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो दे की जगह क्या है, दे की जगह प्लांट हार्मोन है। इंग्लिश जो है वो आपको थोड़ी सी अपनी दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना अगर ऐसा हो गया तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो पूछ रहा है कि प्लांट हार्मोन डिफर फ्रॉम एनिमल हार्मोन इन दैट दे आर व्हाट, ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड वेसल्स, प्लांट हार्मोन ब्लड वेसल से बिल्कुल नहीं जाते हैं सर। सिंथेसाइज एट द साइट ऑफ एक्शन, जहां पर काम हो रहा है वहीं भी सिंथेसाइज होते हैं, बिल्कुल सर प्लांट हार्मोन, क्योंकि उनके अंदर कोई ऐसा सिस्टम तो होता नहीं जो कि हार्मोन को ट्रांसपोर्ट कर डाले। सिंथेसाइज्ड अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट, ये तो सर एनिमल हार्मोन का सीन होता है कि पिट्यूटरी में सिंथेसाइज हो रहा है और जाके कहीं और इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एक्टिव ओनली इन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू, नहीं नहीं, यही जो है वो सही आंसर हो गया आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 43। इन अ बीन सीडलिंग, छोटू सा प्लांट, बेबी प्लांट है बीन का, एक्सपेरिमेंट फेसिंग अ विंडो, द साइड ऑफ द शूट दैट इलोंगेट्स मोर। एक ही जैसा सवाल है बेटा, बार बार लैंग्वेज को घुमा करके पूछा जा रहा है, इसीलिए ये बार बार एनसीईआरटी से जो है वो सवाल बनाए गए हैं ताकि आप समझ जाएं कि किस किस तरीके के सवाल आने के चांसेस हैं। तो कहां पर किधर की तरफ कह रहे हैं, द साइड ऑफ द शूट दैट इलोंगेट्स मोर, कौन सा ज्यादा लंबा हो जाता है, तो हमें पता है कि सर शेडी साइड की तरफ ऑक्सीजन चले जाते हैं और वही साइड लंबा हो जाता है, इसी वजह से वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, डायबिटीज मैलेटस। डायबिटीज मैलेटस किसकी वजह से होती है, ये बेटा इंसुलिन की वजह से होती है, जब इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी की वजह से क्या हुआ, हम लोगों ने पढ़ा सर, ब्लड का शुगर, ब्लड का जो अमाउंट है वो, शुगर का जो अमाउंट है, आई एम सो सॉरी, शुगर का जो अमाउंट है दैट इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन द ब्लड, क्यों, इंसुलिन की कमी की वजह से। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक बीमारी हो जाती है दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज मैलेटस, जब शुगर का अमाउंट ब्लड में इंक्रीज कर जाता है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। दिस हैज बीन आल्सो टर्म्ड एज साइलेंट किलर, बहुत ज्यादा लोगों को आज ये हो रही है और ये धीरे धीरे आपके अलग अलग ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, दैट्स व्हाई दिस इज टर्म्ड एज साइलेंट किलर, ठीक है। इसी तरीके से एक और डायबिटीज होती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से होती है बेटा, एक हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड एज एडीएच, या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसको क्या कहा जाता है, वैसोप्रेसिन कहा जाता है। ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए फ्रॉम द नेफ्रिक डक्ट। एक्सक्रीशन के प्रोसेस में जब वुमेन्स कैप्सूल से इस तरीके से होता हुआ नेफ्रिक डक्ट में आता है ये, तो यहां पर क्या होता है, ये रीअब्जॉर्प्शन होता है किस चीज का, वाटर का, तो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को ये कंट्रोल करता है। अब क्या हुआ, जब इसकी इनसफिशिएंसी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है, तो अमाउंट ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जो कि यूरिनेशन दिन में 1 से 2 लीटर होता है जनरली, वो बढ़ करके जो है करीब करीब 20 लीटर के आसपास दिन में पहुंच जाता है। इस बीमारी को क्या कहा जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम डायबिटीज मैलेटस। डायबिटीज मैलेटस में क्या हो रहा है, यूरिन में, ब्लड में शुगर का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, व्हाई, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट या फिर डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। यहां पर क्या हो रहा है, डायबिटीज इंसिपिडस में देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच या फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या फिर इसी का नाम वैसोप्रेसिन भी हो जाता है। ये कहां से रिलीज होता है बेटा, पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी के भी कौन से पार्ट से, पीछे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। होप यू अंडरस्टैंड दिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने भी आपको बताया है। Let's move forward for the question number 45. The spinal cord is protected by what? जैसे ब्रेन इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन को जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि 3 चीजें प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपका क्रेनियम प्रोटेक्ट कर रहा होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है आपके पास, और मेनिंजेस होती है। इसी तरीके से क्रेनियम ना होकर के बस स्पाइनल कॉर्ड के पास क्या होता है, पूरा वर्टिब्रल कॉलम होता है, बाकी मेनिंजेस एज वेल एज स्पाइनल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि सीएसएफ उसके अंदर ही मौजूद होता है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। क्रेनियम सर नहीं, ये तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल करता है सर। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये भी करता है सर। पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होगा सर। दो आंसर क्या करना है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है सर। अब क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है इन्हीं 2 आंसर्स को। वर्टिब्रल कॉलम बिल्कुल करता है सर। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ओनली लगा दिया सर, मिल गया आंसर। खाली ये थोड़ी ना होता है, 3 चीजें होती हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के सवालात आप ऐसे करते हैं बेटा, 50-50 खेलेंगे, फिर जैसे कौन बने करोड़पति में खेलते हैं, उसके बाद हम लोग इस तरीके से जो है ये करेंगे। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कंपेयर टू द नर्वस कम्युनिकेशन, हार्मोनल कम्युनिकेशन इज व्हाट? नर्वस कम्युनिकेशन है, हार्मोनल कम्युनिकेशन।
ये नर्व्स के जरिए से होता है, बहुत ज्यादा फास्ट होता है, हार्मोन्स के जरिए से होता है, केमिकल होता है, धीरे धीरे होता है। आइए देखें, इज फास्टर एंड मोर प्रिसाइज कंपेयर टू नर्वस सिस्टम हार्मोनल कम्युनिकेशन। हार्मोनल कम्युनिकेशन के बारे में पूछ रहा है। अक्सर बच्चे क्या करेंगे, हाँ फास्टर है सर नर्वस सिस्टम, नहीं, पूछ किसके बारे में रहा है, लैंग्वेज का फिर से अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। कंपेयर टू दिस हार्मोनल कम्युनिकेशन कैसा है, फास्टर है, नहीं फास्टर नहीं है। कैन रीच ऑल सेल्स बाय बॉडी फ्लूइड्स, बिल्कुल सर ये रीच तो करता है। आगे और देख लें, ओनली एक्ट्स ऑन नर्व सेल, ऐसा कुछ नहीं है सर। कैन नॉट रीच सेल विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, नहीं, ठीक है, तो ब्लड के जरिए से ये पहुंच जाता है, ब्लड कैरी करके ले जाता है हार्मोन्स को। बी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट से कुछ क्वेश्चंस बचे बेटा, जल्दी से आगे चलते। कह रहा है इन द डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला आर पार्ट्स ऑफ व्हाट। अभी अब हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही, तो किसके पार्ट होते हैं बेटा, ये हिंड ब्रेन। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और मैं बताऊं, पॉन्स और मेडुला से याद आ रहा है, पॉन्स और मेडुला मिलकर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द ब्रेन स्टेम। क्या कहते हैं बेटा इसको, ब्रेन स्टेम, स्टेम कहा जाता है, स्टेप लिख दिया, आई एम सो सॉरी, ब्रेन स्टेम, ठीक है ना। जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे ब्रेन खत्म हो रहा है, तो यहां से जो स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम कहते हैं। वो मेडुला और पॉन्स मिलकर के बनाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि रूट्स शो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म एंड पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म यानी कि लाइट से दूर जा रहा होगा और ग्रेविटी के टुवर्ड्स जा रहा होगा, यही तो मतलब है। आइए एक ऑप्शन देख रहे हैं, ग्रो टुवर्ड्स लाइट, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म नहीं, ग्रो अवे फ्रॉम लाइट एंड टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ये सही आंसर हो गया आपका। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वही ऑप्शंस दे दिए गए थे। ग्रो टुवर्ड्स बोथ लाइट एंड ग्रेविटी नहीं, शो नो रिस्पॉन्स नहीं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ रिफ्लेक्स आर्क डायग्राम द रिले न्यूरॉन इज लोकेटेड इन व्हाट। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही रिफ्लेक्स एक्शन जब बता रहा था तो वही चीज बता दी कि रिफ्लेक्स आर्क के डायग्राम में रिले न्यूरॉन कहां पर होता है बेटा, तो ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होता है। यानी कि यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन्स लेकर के जाते हैं, रिले न्यूरॉन को चेंज करते हैं, मोटर न्यूरॉन को देते हैं, मोटर न्यूरॉन सिग्नल वापस लेकर के आते हैं, इफेक्टर मसल पे काम करते हैं। ओके, द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स एंड ग्लैंड इज इनकरेक्टली मैच। गलत कौन सा मैच है। इंसुलिन जो है वो कहां से रिलीज हो रहा है, पैंक्रियास से, सर बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखें, कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड, आपको बताया मैंने, बिल्कुल कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड से होता है। कॉर्टिसोल्स एड्रेनल से होते हैं, बिल्कुल सर, कॉर्टिसोल्स जो होते हैं, कॉर्टेक्स हार्मोन 3 बताए थे, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन यानी कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेटल कॉर्टिकॉइड्स, सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स, यही कॉर्टिसोल्स हैं। वैसोप्रेसिन हाइपोथैलेमस, सर वैसोप्रेसिन अभी तो आपने बताया पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है, यहां पर ये गलत क्यों है, क्योंकि यहां हाइपोथैलेमस, ऑल्दो ये हार्मोन हाइपोथैलेमस ही प्रोड्यूस करता है, लेकिन स्टोर कहां पर होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। न्यूरो हार्मोन इसीलिए इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूरो हार्मोन। फिर से बता दूं, न्यूरो हार्मोन्स क्या होते हैं, ये वो हार्मोन्स होते हैं दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस एंड आर स्टोर्ड इन द पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और फिर वहां से रिलीज होते हैं, तो इसको माना जाता है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है। उसमें से एक हार्मोन वैसोप्रेसिन होता है, दूसरा क्या होता है, ऑक्सीटोसिन होता है बेटा। ये दोनों हार्मोन जो है वो वहां से पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। तो ये आपका इनकरेक्टली मैच है, तो करेक्ट आंसर यही पूछा गया कि इनकरेक्टली मैच कौन सा है, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वाली बात भी जो है वो समझ में आ गई होगी। ये आपकी क्लास में मैंने आंसर की भी लगा दी थी, कुछ बच्चे जो है पूछ रहे थे कि सर अगर ये क्वेश्चन मिल जाए तो ये आंसर की जो है वो चाहिए हमें, ठीक है। तो दिस इज द आंसर की। इफ यू वांट द पीपीटी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन कांटेक्ट आवर नंबर 7668133310 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लास्ट में आपको लगा हुआ मिल भी जाएगा, अभी मैं दिखा दे रहा हूं। इफ यू वांट दिस पर्टिकुलर पीपीटी, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ इशू, एनीथिंग, ठीक है, अगर आप हमारे बच्चे हैं, यहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो आपको जाहिर सी बात सारी चीजें नहीं मालूम है। अगर आपने हमसे नहीं पढ़ा, यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपको कोई भी किसी भी तरीके की एड चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर पे बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बेटा बैच जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। इफ यू आर करेंटली इन क्लास 9th और 10th, अगर आपके छोटे भाई बहन जो है, अब जाहिर सी बात है आप 11th की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके छोटे भाई बहन जो है वो अच्छे से पढ़ सकें, 9th और 10th अपना रेगुलर बेस्ट दे सकें, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे सारी चीजें पढ़ सकें, तो उनके लिए बैच 20th एंड 27th ऑफ अप्रैल से जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ये कॉन्टैक्ट नंबर जो अभी मैंने बोला कि 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और जल्द से जल्द कीजिए क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड इन दिस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, नेक्स्ट सेट ऑफ एमसीक्यूज के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।